वो इतनी बड़ी कंपनी की ऊंची इमारत के बाहर खड़ी थी, हाथ में अपनी फाइल संभाले वो नीचे से ऊपर तक उस भव्य बिल्डिंग को देख रही थी। क्या मुझे यहाँ नौकरी मिल पाएगी? यही सोचते हुए उसने अंदर कदम रखा। रिसेप्शन पर अपने इंटरव्यू की जानकारी देने के बाद उसे वेटिंग एरिया में बैठा दिया गया। आज वो इस शहर की जानी मानी रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू देने आई थी। 5 मिनट बाद ही एक महिला कर्मचारी उसके पास आई। मैम, आपका नंबर आ गया है, आप इंटरव्यू रूम में जा सकती हैं। उसकी बात सुनकर इकरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई। अगले ही पल वो इंटरव्यू रूम के सामने थी। हल्का सा पर्दा हटाकर वो अंदर दाखिल हुई। सामने ढलती उम्र के दो शालीन व्यक्ति बैठे थे। उनमें से एक की उम्र 50 से 55 के आसपास थी और दूसरे की लगभग 60 वर्ष के लग रहे थे। बैठिए मिस, उन्होंने सज्जनता से कुर्सी की तरफ इशारा किया। इकरा कुर्सी खींचकर बैठ गई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसकी फाइल मांगी। वो थोड़ी घबराई हुई थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी फाइल उनकी तरफ बढ़ा दी। मिस, उन्होंने सवालिया नजरों से फाइल देखते हुए पूछा। इकरा, इकरा शर्मा, उसने अपना नाम बताया। उसकी फाइल और क्वालिफिकेशन देखने के बाद वे काफी प्रभावित दिखे। तो आप स्वर्गीय पुलिस ऑफिसर राजबीर की धर्मपत्नी हैं? उनके चेहरे पर एक सम्मानजनक मुस्कान आ गई। इकरा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। आप ये नौकरी क्यों करना चाहती हैं? दूसरे व्यक्ति ने अगला सवाल पूछा। मेरे पति पुलिस विभाग में तैनात थे। कुछ समय पहले ऑन ड्यूटी एक ऑपरेशन के दौरान वे शहीद हो गए। मेरी सास अक्सर बीमार रहती है और मेरा एक छोटा बेटा भी है। घर में जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है। मुझे अपने परिवार का सहारा बनना है, इसीलिए मेरे लिए यह नौकरी बहुत जरूरी है। बाकी मेरी योग्यता आपकी फाइल में है। इतना बोलकर वो शांत हो गई। कंपनी के मालिक जो सामने बैठे थे, विक्रम मेहरा, मुस्कुराए। बहुत बढ़िया। आजकल ऐसी हिम्मत और आत्मविश्वास बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप काम को पूरा समय दे पाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से आपको बार बार छुट्टी लेनी पड़े? वह उसे परखती नजरों से देख रहे थे। इकरा ने तुरंत कहा, आप बेफिक्र रहिए सर, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। आपको मुझसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसके लहजे का आत्मविश्वास देखकर विक्रम मेहरा ने तुरंत फैसला ले लिया। ठीक है, तो आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का पद संभालेंगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? इकरा ने राहत की सांस ली। आप मेरे पिता की उम्र के हैं सर, मुझे आपके साथ काम करने में बेहद खुशी होगी। उनके सरल और आत्मीय व्यवहार ने इकरा का दिल जीत लिया था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए फाइल वापस उठाई। ठीक है, फिर आप अगले हफ्ते से काम शुरू कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इकरा का गला कृतज्ञता से भराया। कमरे से बाहर निकलकर वो राहत महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में वो ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आ गई और ऑटो पकड़कर घर की तरफ रवाना हो गई। ये कंपनी उसके घर से करीब आधे घंटे की दूरी पर थी। इससे पहले वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, लेकिन वहाँ वेतन बहुत कम था, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उसने अखबार में विज्ञापन देखकर यहाँ आवेदन किया था। घर पहुँचते ही उसके कानों में अपने नन्हे से बच्चे की चहकती आवाज़ पड़ी, जो अपनी दादी से लाड लड़ा रहा था। दादी, आज मैं बेसन का हलवा खाऊंगा। दरवाजा बंद करके इकरा आंगन में आई तो देखा कि उसका बेटा दादी की गोद में चढ़कर बैठा था। मैं अपने बच्चे के लिए अभी गर्मा गर्म हलवा बना देती हूँ। उसकी सास सुनीता जी की आवाज़ सुनते ही इकरा मुस्कुरा दी। रहने दीजिए माँ जी, मैं आ गई हूँ ना, मैं खुद बना देती हूँ, आप बस आराम कीजिए। इकरा की आवाज़ सुनकर सुनीता जी के चेहरे पर चमक आ गई। आ गई तुम? इकरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। और क्या हुआ इंटरव्यू का इकरा? सुनते ही सुनीता जी ने उम्मीद से पूछा। आपका आशीर्वाद साथ था माँ जी, भला नौकरी कैसे न मिलती। इकरा आदर से बोली। ये सुनकर सुनीता जी की आंखें भर आई। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ न होने देती, लेकिन जब से मेरा राजवीर गया है सब बदल सा गया है। माँ का गला भराया। इकरा उनके पास बैठी और उन्हें गले से लगा लिया। आप ही तो कहती हैं कि मैं आपके राजवीर का साया हूँ, तो बस मुझ पर भरोसा रखिए। जो अपनी ड्यूटी पर जान न्यौछावर करते हैं वे हमेशा अमर रहते हैं।
उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, मुझे पूरा यकीन है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। वह आंखों में नमी लिए मुस्कुराई और सुनीता जी ने भी तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। इकरा सबके सामने हिम्मत बनाए रखती थी, लेकिन अकेले में अक्सर राजवीर की याद में रो पड़ती थी। चलिए, मैं इसके लिए हलवा बनाकर लाती हूँ, आप आराम कीजिए। बेटे के माथे को चूमते हुए वो रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में पहुंचते ही चेहरे की वो झूठी मुस्कान ओझल हो गई। आंखों के सामने राजवीर का चेहरा चमक उठा। वो बेहद शालीन और हंसमुख था, लेकिन अपनी पुलिस ड्यूटी के दौरान फर्ज निभाते हुए शहीद हो गया था। राजवीर के साथ बिताए हुए 2 साल इकरा की जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। उसके भाई की शादी में भाभी के रिश्तेदारों की तरफ से राजवीर आया था। पहली ही नज़र में राजवीर को इकरा पसंद आ गई थी और कुछ ही दिनों बाद उसने शादी का प्रस्ताव भेज दिया था। परिवार को भी लड़का और उसका स्वभाव पसंद आया तो इकरा की सहमति से बात पक्की हो गई। राजवीर ने पहले ही बता दिया था कि वो पुलिस में ऑफिसर है। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो चुका था और घर में सिर्फ उसकी माँ है। इकरा को राजवीर पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद राजवीर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उस समय उनका बेटा क्रिस महज 2 महीने का था। इकरा ने बहुत हिम्मत और हौसले से खुद को उस गहरे दुख से उबारा था, लेकिन राजवीर की यादें हर पल उसके साथ रहती थी। राजवीर बेहद ख्याल रखने वाले और एक सच्चे सज्जन पुरुष थे, तो भला इकरा उनसे प्यार क्यों न करती। जब भी उनकी याद आती, इकरा का मन करता कि काश राजवीर कहीं से लौट आए और वो उनसे ढेर सारी शिकायतें करे कि वे उसे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चले गए। अपनी सोच को झटका देते हुए वो रसोई में बेसन का हलवा बनाने लगी। इतने में नन्हा क्रिस रसोई के दरवाजे पर आ गया। सब उसे प्यार से किशु कहते थे। आते ही वो माँ के पैरों से लिपट गया। 4 साल का किशु शक्ल सूरत में बिल्कुल अपने पापा राजवीर पर गया था। वो अभी साफ बोलना सीख रहा था, इसीलिए अपनी तोतली आवाज में बोला, मम्मा हलवा, मम्मा हलवा। अपने नन्हे हाथ फैलाकर वो माँ से हलवा मांग रहा था। उसकी मासूमियत देखकर इकरा मुस्कुरा दी। उसने तुरंत प्लेट में गरम गरम हलवा निकालकर किशु के सामने रखा। किशु कुर्सी खींचकर बैठा और मजे से हलवा खाने लगा। इकरा ने उसके बिखरे बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, उन्हें भी तो गर्मा गर्म हलवा ही पसंद था। किशु ने अपनी मासूम आंखों से माँ को देखा और पूछा, पापा कब आएंगे मम्मा। इकरा का दिल एक पल के लिए सहम गया, पर उसने अपनी नमी छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, पापा हमेशा हमारे पास हैं बेटा। जब भी तुम मुस्कुराते हो ना, मुझे उनमें तुम्हारे पापा ही दिखाई देते हैं। इकरा ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वो इतनी सी उम्र में ही बड़ा समझदार था। इकरा एक नज़र अपने बेटे को देखती और फिर काम निपटाने लगती। इस छोटे से परिवार में सिर्फ सुनीता जी, इकरा और किशु ही रहते थे। वो अपनी उंगलियों में कार की चाबी घुमाते हुए आलीशान बंगले के अंदर दाखिल हो रहा था। उसके होंठों पर किसी धुन की सीटी बज रही थी। इससे पहले कि वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता, नीलम मेहरा की सख्त आवाज ने उसके कदम रोक दिए। ये सब कब तक चलेगा कबीर? आखिर तुम कब सुधरोगे? आवाज सुनकर वो पलटा तो देखा कि माँ गुस्से में हाथ बांधे खड़ी थी। कबीर के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान आई। वो तुरंत माँ के पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। क्या हो गया है मम्मा? आप भी हर वक्त डैड की तरह गुस्सा क्यों होती रहती हैं? कबीर ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर माँ को मनाना चाहा। नीलम जी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। ये तुम्हारा रोज का हो गया है। तुम्हारे पापा दिन रात ऑफिस में मेहनत करते हैं और तुम दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो। क्या यही संस्कार दिए हैं हमने? कबीर ने एक ठंडी सांस ली और संजीदा होकर बोला, मम्मा, डैड मेहनत नहीं करते, वो अपनी जिद पूरी कर रहे हैं और मुझसे मेरी पसंद का सपना छीनकर चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह एक रोबोट बन जाऊं। कबीर, नीलम जी ने उसे टोकते हुए कहा, बिजनेस संभालना कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनका साम्राज्य संभालो, लेकिन मम्मा, मुझे फाइलों के बीच बैठकर जिंदगी नहीं बितानी। मेरा सपना वर्दी पहनकर देश के लिए कुछ करने का था, पर डैड ने मेरे उस सपने का गला घोंट दिया। कबीर के लहजे में बरसों का दर्द छलक आया। नीलम जी का दिल पसीज गया, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए सख्ती से कहा,
अब बहस बंद करो कबीर, बहुत हो चुका तुम्हारा बचपना। कल सुबह 9 बजे तुम ऑफिस में होने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वे चली गईं। कबीर ने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरा। 26 साल का कबीर मेहरा अद्वितीय व्यक्तित्व और आकर्षण का मालिक था। उसकी गहरी तीखी आंखें, बुद्धिमत्ता से चमकता चेहरा, चौड़ा माथा और सुगठित शरीर, वो मेहरा साम्राज्य का इकलौता वारिस था, लेकिन अंदर से बेहद अकेला और अपने सपनों के टूटने से आहत था। आज ऑफिस में इकरा का पहला दिन था। वो समय की बहुत पाबंद थी और पहले ही दिन देर नहीं करना चाहती थी। उसने जल्दी से किशु को प्ले स्कूल के लिए तैयार किया और घुटनों के बल बैठकर उसके जूते के फीते बांधने लगी। किशु, स्कूल में अच्छे बच्चे की तरह रहना है और दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करना। मम्मा काम पर जा रही है और शाम को जल्दी आ जाएगी, ठीक है? किशु ने समझदार बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाया। उसने अपने नन्हे होंठ इकरा के माथे पर रखे और तोतली आवाज में बोला, आई लव यू मम्मा। इकरा ने उसे कसकर गले से लगा लिया और उसके कान में धीरे से बोली, माई स्ट्रॉन्ग बॉय, मम्मा की ताकत हो तुम। कमरे से बाहर आई तो सुनीता जी आंगन में ही बैठी थी। माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आप कोई काम मत कीजिएगा, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सुनीता जी ने इकरा का हाथ अपने हाथों में लिया और भावुक होकर बोली, बहू, तुमने इस घर को बिखरने से बचाया है। अगर आज राजवीर होता तो उसे तुम पर बहुत गर्व होता। भगवान करे तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। इकरा की आंखें छलक आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है माँ जी। इकरा ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। किशु का हाथ पकड़ा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए घर से बाहर निकल गई। वो सबसे पहले किशु को प्ले स्कूल छोड़ने गई थी। उसे स्कूल के गेट पर छोड़ने के बाद वो सीधे रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। दोपहर के वक्त जब वो विक्रम मेहरा जी के कैबिन के बाहर पहुंची तो उसने हल्का सा दरवाजा खटखटाया। अंदर प्रवेश किया। सामने विक्रम जी के मेज पर कॉफी का मग रखा था और वे कुछ फाइलों में बिजी थे। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, उसने संजीदगी से कहा। हाँ इकरा जी, कहिए, क्या बात है? उन्होंने सम्मान से पूछा। सर, मैं लंच ब्रेक के समय आधे घंटे के लिए घर जाना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर विक्रम जी थोड़े हैरान हुए। क्यों, क्या बात है इकरा जी, सब ठीक तो है ना? सर, दरअसल मेरा 4 साल का बेटा स्कूल जाता है। दोपहर में उसे स्कूल से पिक करके घर छोड़ना होता है। मेरी सासू माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ आधे घंटे के लंच टाइम में जाकर उसे घर छोड़ाऊंगी और तुरंत वापस काम पर लौट आऊंगी। इकरा के लहजे में बेहद विनम्रता और गुजारिश थी। विक्रम मेहरा जी ने एक पिता की तरह स्नेह भरी नज़र से उसे देखा। इकरा जी, काम अपनी जगह है, लेकिन एक माँ का फर्ज सबसे पहला आता है। आप बेफिक्र होकर अपने बच्चे को ले जाइए। अगर आप चाहें तो कंपनी की गाड़ी आपको ड्रॉप कर दिया करेगी। लेकिन इकरा ने झिझकते हुए सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन मैं अपनी निजी जिम्मेदारियों का बोझ कंपनी पर नहीं डालना चाहती। आपने आधे घंटे की इजाज़त दे दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। उसका स्वाभिमान और आत्मसम्मान देखकर विक्रम जी मुस्कुरा दिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पर कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। इकरा ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और केबिन से बाहर निकल गई। वो लंच टाइम में किशु को स्कूल से पिक करके घर छोड़ आई और फिर वापस आकर अपने काम में जुट गई। शाम का वक्त था। कबीर की आदत थी कि वो इस समय ताज़ी हवा में टहलने निकलता था। आज वो अपने एक दोस्त के घर के पास वाले पार्क में आया हुआ था। दोस्त को अचानक किसी जरूरी काम से जाना पड़ा तो कबीर अकेला ही टहल रहा था। तभी उसकी नज़र पार्क के एक कोने में जमीन पर बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा मिट्टी में अपनी खिलौना गाड़ियों से खेल रहा था। कबीर ने दिलचस्पी से उसे देखा। ना जाने क्यों उस मासूम बच्चे का चेहरा कबीर को अपनी तरफ खींच रहा था। बच्चे के हाथ में पानी की एक छोटी बोतल थी, जिसे वो अपनी नन्ही उंगलियों से खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढक्कन काफी टाइट था। कबीर ने आसपास देखा, पर बच्चे के साथ कोई बड़ा नजर नहीं आया। यकीनन उसकी दादी या कोई देखभाल करने वाला पास ही कहीं बैठा होगा। कबीर मुस्कुराते हुए उसके पास गया, हाथ बढ़ाकर बोतल पकड़ी और ढक्कन खोलकर वापस उसके हाथ में थमा दिया।
बच्चा अपनी बड़ी-बड़ी गोल आँखों से टकटकी लगाए कबीर को देखने लगा। उसकी आँखों में एक हल्का-सा गुस्सा था, जैसे कह रहा हो, मेरी बोतल को बिना पूछे हाथ क्यों लगाया? आपको नहीं पता, बिना पूछे किसी की चीज़ को टच नहीं करते। उसने अपनी तोतली आवाज़ में अकड़ दिखाते हुए कहा। कबीर के चेहरे पर एक बड़ी-सी मुस्कान फैल गई। अरे वाह! इतने छोटे से उस्ताद और इतना गुस्सा। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसके गोल-मटोल गाल को छूना चाहा, पर अगले ही पल बच्चे ने कबीर का हाथ पीछे झटक दिया। मम्मा कहती है स्ट्रेंजर्स से दूर रहना चाहिए। वो कबीर को तिरछी नज़र से घूरता हुआ अपनी बोतल और गाड़ी उठाकर पास की बेंच पर जा बैठा। कबीर को उसकी इस समझदारी पर बहुत हंसी आई। वो भी जाकर उसी बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी मम्मा ने आपको इतने अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। कुछ पलों के लिए बच्चा कबीर के चेहरे को देखता रहा, फिर मुंह फेरकर अपनी कार से खेलने लगा। अच्छा, तुम्हारा निकनेम क्या है, बडी? कबीर को ये बच्चा इतना प्यारा लग रहा था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। किशु की मम्मा ने कहा है किसी स्ट्रेंजर को अपना नाम नहीं बताना। उसने घूरते हुए अपनी नन्ही अकल के हिसाब से जवाब दिया। कबीर ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। चलो तो फिर एक काम करते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं। तुम्हारी मम्मा ने अनजान लोगों से बात करने को मना किया है ना, पर दोस्तों से तो बात कर ही सकते हैं। बच्चा हैरानी से अपनी मासूम आंखें फैलाकर कबीर को देखने लगा। दोस्त? पर आप तो मेरे दोस्त नहीं हो। और मम्मा कहती है दोस्त तो बहुत समझदार होते हैं। आप समझदार हो? कबीर जोर से हंस पड़ा। अब तुम जैसे स्मार्ट बंदे से दोस्ती करनी है तो थोड़ा समझदार तो बनना ही पड़ेगा ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, मेरे फ्रेंड बन जाओ, हाथ मिलाओ। कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बच्चा थोड़ा रुका, अपनी नन्ही उंगलियां अपनी ठुड्डी पर रखकर कुछ सोचने लगा। फिर अचानक उसने अपना छोटा सा हाथ कबीर की चौड़ी हथेली पर रख दिया। कबीर ने प्यार से उसका हाथ थामा। परफेक्ट। अब जब हम दोस्त बन गए हैं तो मैं स्ट्रेंजर नहीं रहा। अब बताओ दोस्त, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? कृष शर्मा, पर सब मुझे प्यार से किशु कहते हैं। अपने प्यारे नाम को बताते हुए बच्चे ने अपनी नन्ही छाती चौड़ी की। और मेरा नाम कबीर है, कबीर मेहरा। कबीर ने उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से हिलाया तो किशु के चेहरे पर एक बड़ी सी खिलखिलाती मुस्कान आ गई। तो फिर क्या अब हम पक्के दोस्त बन गए? कबीर ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। तो किशु ने जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया। वैसे किशु, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? कबीर ने आसपास देखते हुए पूछा। किशु अपनी दादी के साथ आया है। उसने कुछ दूरी पर बेंच पर बैठी अपनी दादी की तरफ इशारा किया। कबीर समझ गया कि पास में बैठी औरत उसकी दादी है। अच्छा दोस्त, ये बताओ, क्या तुम रोज शाम को यहाँ पार्क में खेलने आते हो? कबीर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा तो किशु ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। कबीर काफी देर उसके पास बैठा रहा, उसकी चुलबुली बातें सुनता रहा। ओके बडी, तो फिर हम रोज यही मिला करेंगे, शाम को ठीक 4 बजे। इतना कहकर कबीर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पार्क से बाहर निकल गया। वो घर वापस लौट आया, लेकिन वो छोटा सा बच्चा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो इतना मासूम और चंचल था कि कबीर जैसा बेफिक्र इंसान भी खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। रात को अपने कमरे में लेटा कबीर छत को घूरते हुए पार्क की बातें याद कर रहा था। उसके होंठों पर खुद ब खुद एक मुस्कान तैर रही थी। तभी उसकी माँ नीलम जी कमरे में दूध का गिलास लेकर आई। उन्होंने कबीर को यूं अकेले मुस्कुराते देखा तो चौंक गई। क्या बात है कबीर, आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? कबीर सीधा होकर बैठा। अरे मम्मा, कुछ नहीं, बस आज पार्क में एक बहुत ही कमाल का बच्चा मिला। इतना सा है पर बातें ऐसी करता है जैसे किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन हो। बिल्कुल आपकी तरह अकड़ू और जिद्दी। नीलम जी हंस पड़ी। अच्छा, तो किसी बच्चे ने आज हमारे कबीर मेहरा को सीधा कर दिया। चलो अच्छा है, कोई तो मिला जिससे तुम प्रभावित हुए। वह गिलास रखकर चली गई, पर कबीर के मन में किशु का मासूम चेहरा बसा रहा। उधर इकरा दिन भर के काम निपटाकर जब कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि किशु बिस्तर पर अपनी ड्राइंग बुक खोले रंग भर रहा है। वो उसके पास बैठ गई और प्यार से उसके बिखरे बालों को संवारने लगी। मम्मा, आपको पता है, आज मैंने एक न्यू फ्रेंड बनाया। उसने अपनी माँ को बड़े उत्साह से बताना शुरू किया।
इकरा हैरान हुई। अच्छा, पार्क में नया दोस्त बना लिया? कौन सा दोस्त बनाया है मेरे बच्चे ने? किशु अपनी ड्राइंग बुक एक तरफ रखकर उठा और झट से इकरा की गोद में आकर बैठ गया। उनका नाम क्या था? वो अपनी नन्ही उंगलियों से ठुड्डी खुजलाते हुए सोचने लगा। हाँ, बीर मेहरा अंकल। अजीब से नाम पर इकरा थोड़ी असमंजस में पड़ गई। बीर मेहरा, ये कैसा नाम है? वो सोचने लगी कि शायद पार्क में आसपास का ही कोई बड़ा लड़का होगा। किशु सोचने लगा, क्या मम्मा को बता दे कि उसका दोस्त कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक बड़े अंकल हैं। पर फिर उसे लगा कि कहीं मम्मा डांटने न लगे कि अनजान बड़े लोगों से बात क्यों की। इसीलिए उसकी मासूम अकल ने तय किया कि वो अब कुछ नहीं बोलेगा। उसने अपना वो प्लान भी कैंसिल कर दिया जिसमें वो मम्मा को कल पार्क ले जाएगा, अपने दोस्त से मिलाने वाला था। किशु, कहाँ खो गए बेटा? इकरा ने उसे सोच में डूबा देखा तो पूछा। किशु ने बात घुमाने के लिए तुरंत इकरा को बेड पर लेटने की कोशिश की और उसकी छाती पर अपना सिर रखकर नन्हे हाथों से थपकी देने लगा। कुछ नहीं मम्मा, सो जाओ ना, बहुत रात हो गई है। गंदे बच्चे देर तक नहीं जागते। इकरा समझ गई कि उसका बेटा बात को टालने की कोशिश कर रहा है। वो माँ थी, अपने बच्चे की हर एक हरकत और आंखों की चालाकी को बखूबी समझती थी। क्या छुपा रहे हो मुझसे मिस्टर किशु? इकरा ने प्यार से उसकी नाक खींचते हुए पूछा। किशु ने तुरंत अपने दोनों नन्हे हाथ अपनी मम्मा के सामने फैला दिए, जैसे दिखा रहा हो, देख लो मम्मा, मेरे हाथ खाली हैं, मैंने कुछ नहीं छुपाया। उसकी इस मासूम शैतानी को देखकर इकरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने अपने जिगर के टुकड़े को कसकर गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। अगले दिन कबीर को अपने एक दोस्त के साथ किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया, इसीलिए वो शाम को पार्क नहीं आ सका। उधर नन्हा किशु पूरा 1 घंटा पार्क में बैठकर अपने नए दोस्त का इंतजार करता रहा। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। दादी सुनीता जी की बात पर उसने ना में सिर हिला दिया। रुक जाओ माँ जी, किशु का दोस्त आने वाला होगा, उससे मिलकर चलेंगे। पूरे 1 घंटे तक वो अपनी दादी से यही बात कहता रहा, लेकिन जब कबीर नहीं आया तो वो उदास होकर उठा और उनके साथ घर लौट आया। कबीर तो शायद अपने काम के चक्कर में भूल ही गया था कि उसे पार्क में उस छोटे बच्चे से मिलने जाना था। अगले 2 दिनों तक किशु शाम को उसका इंतजार करता रहा, लेकिन फिर मौसम बदला और ठंड थोड़ी बढ़ गई, इसीलिए इकरा ने किशु को शाम के वक्त पार्क भेजना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से किशु कबीर से नहीं मिल सका, लेकिन वो घर में हर वक्त यही कहता रहता कि उसका कोई बीर मेहरा नाम का दोस्त है। इकरा उसकी बात समझ नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी समझ में किशु का ऐसा कोई बड़ा दोस्त हो ही नहीं सकता था। कंपनी के मालिक विक्रम मेहरा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें दिल की बीमारी थी। नीलम जी और कबीर उनके कमरे में ही मौजूद थे। नीलम, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम मुझे ऑफिस जाने से क्यों रोक रही हो? तुम्हारे इस होनहार बेटे को तो कोई परवाह है नहीं, मुझे ही जाकर सारा काम देखना पड़ेगा। विक्रम जी बिस्तर पर पड़े पड़े झुंझला रहे थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शांति से लेटे रहिए, कबीर खुद जाकर सब संभाल लेगा। नीलम जी ने एक सख्त नज़र कबीर पर डाली, जो मुंह बनाए अपनी माँ को देख रहा था। हाँ, वैसे वो तो ऑफिस जाने के लिए मरा जा रहा है। आज उसमें जरा भी जिम्मेदारी का एहसास होता तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। विक्रम जी तंज कसते हुए बोले। पिता के तंज से कबीर का पारा चढ़ गया। उसने मेज से कार की चाबी उठाई। आप लोग मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं ऑफिस नहीं जा सकता? आज ही जाकर दिखाता हूँ। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वो मेहरा मेंशन से सीधे रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पहुंच गया। कबीर स्वभाव से थोड़ा सख्त और मिजाजी था। विक्रम जी जहां अपने कर्मचारियों से बेहद प्यार और सम्मान से बात करते थे, वहीं कबीर का मानना था कि कर्मचारियों के साथ सख्ती से काम लेना चाहिए, वरना वे सिर पर चढ़ जाते हैं। सुबह से वो इकरा को 3 बार अपने कैबिन में बुला चुका था। कभी कोई फाइल चाहिए थी तो कभी कोई रिपोर्ट, और इकरा बस शांत भाव से जी सर कहकर काम करती जा रही थी। विक्रम जी तो उससे बहुत सम्मान से बात करते थे, लेकिन उनका ये अकड़ू बेटा सुबह से उसकी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहा था। दोपहर के 12 बजे जब इकरा ने कैबिन का दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल हुई। कबीर चिड़चिड़ेपन से स्टडी टेबल पर झुका हुआ कोई फाइल देख रहा था। सर, मुझे आधे घंटे की इजाजत चाहिए थी, इकरा ने संयम से कहा। उसकी आवाज सुनकर कबीर ने झटके से सिर उठाया। इकरा सादगी से साड़ी पहने, सिर पर पल्लू गिराए,
एक बेहद गरिमामयी और स्वाभिमानी महिला लग रही थी। इजाज़त, आधे घंटे की छुट्टी पर क्यों? कबीर के लहजे में कड़वाहट थी। इकरा ने अपने होंठ भींचे। विक्रम जी ने तो उससे कहा था कि उसे लंच टाइम में जाने के लिए पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैनेजर राजीव जी ने इकरा से कहा था कि आज विक्रम जी नहीं आए हैं, इसीलिए कबीर सर से पूछकर ही जाना। कबीर अपनी तीखी नज़रों से उसे घूर रहा था। सर, दरअसल मेरे 4 साल के बेटे का स्कूल छूटता है। मुझे उसे पिक करके घर छोड़ना होता है। मैंने विक्रम सर से पहले ही इसके लिए बात कर ली थी और उन्होंने इजाज़त दी थी। पर राजीव सर ने कहा कि आज आपसे पूछ कर जाऊं। इकरा ने नज़रें झुकाकर पूरी बात बताई। कबीर के चेहरे के भाव और सख्त हो गए। डैड की यही सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने कंपनी को कोई पब्लिक प्लेस समझ रखा है, जहां जिसका जब दिल करे आए और जब दिल करे चला जाए। कबीर की आवाज़ में साफ अहंकार और ताना था। इकरा को अपने आत्मसम्मान पर गहरा आघात महसूस हुआ। उसके चेहरे पर तकलीफ की रेखाएं उभर आई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। कंपनी के नियम सबके लिए बराबर है मिस इकरा। अगर हर कोई ऐसे आधे आधे घंटे के लिए गायब होने लगा तो काम कैसे चलेगा? मैं आपको जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। कबीर ने रुखाई से फाइल बंद करते हुए कहा। इकरा को अपने मासूम बच्चे की चिंता सता रही थी, जो स्कूल के गेट पर उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकते हुए कड़े संयम से कहा, ठीक है सर, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं कहीं नहीं जा रही। इतना कहकर इकरा बिना कोई बहस किए केबिन से बाहर निकल गई। कबीर कुर्सी से टिककर उसे जाते हुए देखते रह गया। उसके मन में जीत का एहसास तो था, लेकिन इकरा के चेहरे का वो शांत स्वाभिमान कबीर को अंदर तक असहज कर गया। वो बाहर अपनी मेज के पास लाचार और व्यथित खड़ी रही। अगर आज वो किसी को स्कूल से लेने नहीं गई तो क्या होगा? उसका मासूम बच्चा अकेला उसका इंतजार कर रहा होगा। तभी मैनेजर राजीव जी ने उसकी आंखों में छलकती परेशानी देखी। वे समझ गए थे कि विक्रम जी के बेटे कबीर ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी है। वे तुरंत कबीर के कमरे की तरफ बढ़े। कबीर, जो अपने मोबाइल में बिजी था, राजीव जी के आने पर सीधा होकर बैठा। सर, इकरा जी का 4 साल का बेटा स्कूल में पढ़ता है। उनके घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो इस समय जाकर बच्चे को स्कूल से ला सके। अगर वे समय पर नहीं पहुंचती हैं तो वो छोटा सा बच्चा स्कूल के गेट पर अकेला खड़ा रहेगा। राजीव जी की बात सुनते ही कबीर जैसे अंदर तक हिल गया। उसे गहरा पछतावा और लज्जा महसूस हुई। उसने तो इस पहलू के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है सर, आपको उन्हें जाने देना चाहिए, राजीव जी ने गंभीरता से कहा। कबीर ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। ठीक है, उनसे कह दीजिए कि वे जा सकती हैं। राजीव जी मुस्कुराते हुए बाहर आए और उन्होंने जैसे ही इकरा को ये बात बताई, इकरा ने राहत की सांस ली। वो करीब 15 मिनट देर हो चुकी थी, इसीलिए जल्दी से दफ्तर से बाहर की तरफ दौड़ी। 2 दिन बाद विक्रम मेहरा जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और वे वापस दफ्तर आ गए। उनके लौटने के बाद कबीर एक बार फिर कामकाज से गायब हो गया। जब भी वो ऑफिस आता था, अपनी कड़क आदतों से पूरे स्टाफ को तनाव में डाल देता था। इसके विपरीत विक्रम जी बहुत दयालु और सौम्य स्वभाव के थे। उनके आने से इकरा ने शांति महसूस की, क्योंकि वो उस अहंकारी इंसान की कड़वाहट सहन नहीं कर सकती थी। रविवार का दिन था। इकरा अपने नन्हे किशु के साथ राजबीर के स्मृति स्थल पर आई थी। वो अक्सर रविवार को किशु को उसके पिता की यादों से जोड़ने यहाँ ले आती थी। 4 साल का किशु अपने नन्हे हाथ जोड़कर राजबीर की तस्वीर और स्मारक के सामने खड़ा प्रार्थना कर रहा था। आई लव यू सो मच पापा। उसके मासूम शब्द इकरा के कलेजे को चीर देते थे। किशु ने कभी अपने पापा का स्पर्श महसूस नहीं किया था। वो ये भी नहीं जानता था कि पापा का साया क्या होता है, लेकिन फिर भी उसके नन्हे दिल में पापा के प्रति अगाध प्रेम था। वो घुटनों के बल बैठकर स्मारक के पत्थरों को अपने नन्हों हाथों से सहला रहा था। काफी समय बीत चुका था। इकरा वहीं पास में बैठकर अपने आंसुओं को पीते हुए दिल का बोझ हल्का कर रही थी। राजबीर ही तो वो इंसान थे जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए राजबीर? आपके बिना ये दुनिया बहुत पराई लगती है। जब तक आप थे हर दुख आसान लगता था। इकरा ने अपनी बहती आंखों को पोंछा और खुद को संभाला। चलो किशु बेटा, बहुत समय हो गया है।
दादी घर पर चिंता कर रही होंगी। इकरा ने किशु की नन्ही उंगली पकड़ी और दोनों बाहर निकल आए। यह स्थान घर के पास ही था, इसीलिए वे दोनों पैदल ही आते जाते थे। रास्ते में एक छोटा सा पार्क पड़ता था। किशु दौड़कर वहां लगे लोहे के झूले के पास जाकर खड़ा हो गया। चलो मम्मा, मुझे पकड़ो। वो चाहता था कि इकरा उसे उठाकर ऊपर बैठाए। इकरा उदासी में भी मुस्कुरा दी। उधर कबीर, जो आज फिर अपने दोस्त से मिलने इस इलाके में आया हुआ था, उसने दूर से ही किशु को देख लिया। उसे अचानक याद आया कि वो इस बच्चे से मिलने का वादा करके भूल गया था। किशु के पास एक औरत खड़ी थी जो साधारण सूती साड़ी पहने और सिर पर गरिमा से पल्लू गिराए हुए थी। कबीर अंदाजा लगा सकता था कि वे यकीनन किशु की मम्मा होंगी। ये मुस्कुराया हुआ पास आया। हेलो बडी, कैसे हो? कबीर की आवाज सुनते ही किशु खुशी से उछल पड़ा। बीर अंकल, आप कहाँ चले गए थे? वो झट से झूलों से उतरकर कबीर की तरफ भागा। इकरा ने हैरानी और अविश्वास से पीछे मुड़कर देखा। सामने कबीर मेहरा को खड़े देखकर उसके होश उड़ गए, और उससे भी ज्यादा हैरानी उसे अपने बेटे को देखकर हुई, जो कबीर के पैरों से लिपटकर चहक चहक कर बातें कर रहा था। इकरा के मन में गुस्से और असुरक्षा की एक लहर उठी। उसने तुरंत आगे बढ़कर किशु का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। किशु, ये क्या कर रहे हो? अनजान लोगों से बात नहीं करते। इकरा की आवाज में बहुत सख्ती थी। कबीर ने हैरानी से उस महिला का चेहरा देखा। आवाज सुनते ही वो पहचान गया। ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड की पर्सनल सेक्रेटरी इकरा थी। आप यहाँ? कबीर अविश्वास से चौंक पड़ा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए सर, कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इकरा ने भी आतिथ्य रहित कड़क आवाज में पूछा। कबीर तो फटी आंखों से किशु और इकरा को देख रहा था। ये आपका बेटा है? उसने अविश्वास से किशु से पूछा, तो किशु ने जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया। कबीर का दिल सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने इकरा का वो आंसुओं से भरा चेहरा घूम गया। जब वो ऑफिस में अपने बच्चे के लिए आधे घंटे की छुट्टी मांग रही थी और उसने अहंकार में मना कर दिया था। भगवान, ये उसने क्या कर दिया था? जिस बच्चे के लिए वो तड़प रही थी वो कोई और नहीं बल्कि यही नन्हा किशु था। कबीर के गले में एक ग्लानि का घूंट अटक गया। तभी किशु ने इकरा का पल्लू खींचते हुए तोतली आवाज में कहा, मम्मा देखो, यही है बीर मेहरा अंकल। उसकी मासूम बात सुनकर इकरा का दिमाग चकरा गया। बीर मेहरा यानी कबीर मेहरा। इकरा ने अपना माथा पकड़ लिया। वो अब तक सोच रही थी कि किशु पार्क के किसी छोटे बच्चे का नाम ले रहा था, जबकि वो तो इस घमंडी और अकड़ू बॉस की बात कर रहा था। चलो किशु बेटा, घर चलते हैं। किशु ने हैरान परेशान कबीर का हाथ छोड़ा और अपनी मम्मा इकरा के साथ घर की तरफ बढ़ गया। कबीर का दिमाग सन्न रह गया था। तो क्या किशु इकरा का ही बेटा था? उसे तुरंत याद आया, कुछ दिन पहले पार्क में जब वो किशु से मिला था तो किशु के बाद उसकी दादी से भी उसकी थोड़ी बातचीत हुई थी। अतीत की यादें। आंटी जी, क्या ये आपका बेटा है? कबीर ने प्यार से पूछा था। नहीं बेटा, ये मेरा पोता है, सुनीता जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। और इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? कबीर ने किशु के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा था। तब सुनीता जी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई थी। बेटा, इसके पापा भारतीय पुलिस सेवा में अफसर थे। जब ये छोटा सा था, महज 2 महीने का, तब वे कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। और इसकी मम्मी रॉयल ग्रुप में नौकरी करती है। मेरी बहुत बहुत ही संस्कारी और स्वाभिमानी लड़की है। नौकरी के बीच में बच्चे को भी संभालने घर आती है। उस बुजुर्ग महिला के लहजे में अपनी बहू के प्रति इतना आदर देखकर कबीर उस दिन बहुत प्रभावित हुआ था। उसने मन ही मन सोचा था कि आज के ज़माने में भी ऐसी स्वाभिमानी महिलाएं होती हैं। और आज कबीर को एहसास हुआ कि वे जिस बहू की तारीफ कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इकरा ही थी। कबीर के दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। कबीर जब घर पहुंचा तो विक्रम मेहरा जी उस पर काफी गुस्से में थे। आखिर तुम कब सुधरोगे कबीर? ये देखो, गाड़ी का क्या हाल बना दिया है। कबीर का ध्यान कहीं और था। इसी वजह से उसकी महंगी कार गेट के पिलर से टकरा गई थी और उसका बम्पर पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। क्या हो गया डैड? सिर्फ एक कार ही तो है, कबीर ने अपनी झुंझलाहट छिपाते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हारे लिए सिर्फ एक कार है, पर जानते हो इसे खरीदने में कितनी मेहनत की कमाई लगती है? तुम्हें जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है। बस, अब बहुत हो चुका। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हारी शादी करवा कर रहूँगा।
विक्रम जी कड़क आवाज में बोले। डैड की बात सुनते ही कबीर के कदम ठिठक गए। उसने अविश्वास से डैड को देखा। क्या बोल रहे हैं आप डैड? शादी? और वो भी मेरी? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। कबीर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। कुछ दिनों बाद रविवार का दिन था। इकरा घर पर ही थी। तभी उसका भाई रोहन अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। इकरा, हम तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं, रोहन ने उसे सामने बिठाते हुए कहा। हाँ भैया कहिए, क्या बात है? इकरा ने हैरान होकर पूछा। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और काफी अमीर है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुम हाँ कर दो तो हम सबका बहुत फायदा होगा। वो मुझे अपने नए प्रोजेक्ट में पार्टनर बना रहा है। रोहन के चेहरे पर लालच की मुस्कान थी। ये सुनते ही इकरा की आंखों में अविश्वास और गुस्सा तैर गया। भैया, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं दोबारा शादी करूंगी? मैं एक इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जिसे आप अपने बिजनेस सौदे में इस्तेमाल करेंगे। इकरा का गला गुस्से से कांप उठा। रोहन को भी गुस्सा आ गया। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है इकरा? एक ना एक दिन तुम्हें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी ही होगी। कब तक यहाँ अकेली पड़ी रहोगी? और सुनो, उसे तुम्हारे बेटे से भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम किशु को अपने पास रख लेंगे। रोहन के शब्दों ने इकरा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। आपने अपने फायदे के लिए मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की सोची भी कैसे? मुझे कोई शादी नहीं करनी। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। ये मेरे पति राजवीर का घर है और मैं अपने बेटे के साथ यहीं रहूंगी। इकरा की आवाज में एक माँ का रोष था। अगले हफ्ते इकरा के पिता रमेश जी उसके सामने बैठे थे। रोहन अपनी बहन की ना से नाराज होकर अपने काम छोड़कर घर बैठ गया था। मैं क्या करूं बेटा? रमेश जी ने इकरा के सामने हाथ जोड़ दिए। तुम्हारा भाई अड़ गया है कि जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी वो घर की कोई जिम्मेदारी नहीं संभालेगा। मेरी बात मान लो बेटा। इकरा के सीने में जैसे दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा। पापा, भगवान के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं पूरी जिंदगी राजवीर की यादों के सहारे काट सकती हूँ, पर उनके स्थान पर किसी और को नहीं सोच सकती। इकरा ने रोते हुए अपने पिता का मान रखने में असमर्थता जताई। रमेश जी निराश होकर लौट आए। कमरे में सुनीता जी इकरा के पास बैठी थी। इकरा सो चुके किशु को अपने सीने से लगाए थपकी दे रही थी। सुनीता जी ने इकरा के सिर पर हाथ रखा और बेहद भावुक होकर कहा, इकरा बेटा, तुम शादी कर लो। तुम्हारे पापा और भाई गलत नहीं कह रहे। तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। सुनीता जी की बात सुनते ही इकरा ने गहरा सदमा महसूस किया। उसने अविश्वास से चेहरा उठाकर अपनी सास को देखा। माँ जी, आप भी ऐसा कह रही हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं राजवीर की जगह किसी और को दूंगी? इकरा की आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। वो किशु को अपनी बाहों में समेटे हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुनीता जी असहाय होकर रो पड़ी। वे जानती थी कि इकरा राजवीर से कितना निस्वार्थ प्रेम करती है, पर एक माँ होने के नाते वे उसके अकेले भविष्य को लेकर चिंतित थी। वो आज पूरे 3 दिन बाद घर लौटा था। एक बार फिर वो हॉल में बैठे अपने पिता विक्रम मेहरा जी का सामना ना करते हुए नजरें चुराकर निकलने लगा। कसम खा रखी है क्या कि सिर्फ दोस्तों के साथ आवारागर्दी ही करनी है? शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी करोगे तो सिर पर कुछ जिम्मेदारियां आएंगी, थोड़ी समझ आएगी तुम्हें। विक्रम जी जैसे बेबसी और गुस्से से कह रहे थे। मैं शादी करूंगा, लेकिन सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से। आपकी पसंद की किसी लड़की से शादी नहीं करने वाला। कबीर जानता था कि उसके डैड ने अपने ही किसी बिजनेस पार्टनर की बेटी को उसके लिए सोच रखा होगा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए विक्रम जी शांत हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कबीर किसी को पसंद करता है। उन्होंने तो आज तक कबीर की जिंदगी में किसी लड़की का जिक्र तक नहीं सुना था। विक्रम जी को चुप देखकर कबीर के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। अगर आप मेरी शर्त मान ले तो मैं अभी और इसी वक्त शादी के लिए तैयार हूँ, पर लड़की मेरी पसंद की होगी। विक्रम जी ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मुझे मंजूर है। डैड को इतनी आसानी से मानते देख कबीर के दिल में राहत की लहर दौड़ी। मुझे आपकी पर्सनल सेक्रेटरी इकरा से शादी करनी है। कबीर की बात सुनकर कुछ पलों के लिए विक्रम मेहरा सन्न रह गए। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक गहरी और संतुष्ट मुस्कान उभर आई।
जिंदगी में पहली बार उनके बेटे ने उनकी ही मनपसंद लड़की को चुना था। वे खुद भी अंदर ही अंदर यही चाहते थे कि इकरा जैसी सुलझी और संस्कारी लड़की उनके घर की बहू बने। मुझे ये रिश्ता पूरी तरह मंजूर है। कबीर थोड़ा हैरान हुआ, उसके डैड इतनी जल्दी कैसे मान गए। लेकिन मेरी एक शर्त है डैड, इकरा का बेटा भी शादी के बाद हमारे ही साथ इस घर में रहेगा। मैं उस माँ को उसके बच्चे से कभी अलग नहीं होने दूंगा। इतना कहकर कबीर सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। नीलम जी ये सब देखकर हैरान थी, पर विक्रम जी के चेहरे की चमक बता रही थी कि आज कबीर ने अनजाने में ही सही अपने पिता का दिल जीत लिया था। विक्रम मेहरा जी ने इकरा के छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और सामने सुनीता जी खड़ी थी। जी, आप कौन? उन्होंने विक्रम जी को देखते हुए पूछा। नमस्ते जी, क्या मैं इकरा से मिल सकता हूँ? उनके पूछने पर सुनीता जी थोड़ी हैरान हुई, फिर सम्मान से उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। विक्रम जी आंगन में रखी एक सादी सी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद कमरे से इकरा बाहर निकली। अरे विक्रम सर, आप यहाँ? इकरा के चेहरे पर अविश्वास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कंपनी के चेयरमैन उसके घर आएंगे। माफ करना इकरा बेटा, मुझे तुम्हारे घर बिना बताए नहीं आना चाहिए था, पर बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। विक्रम जी की बात सुनकर इकरा संकोच में पड़ गई। सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बैठिए ना। वो उनके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसे लगा कि जरूर ऑफिस का कोई जरूरी काम होगा। मैं जानता हूँ ये बात करना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं एक मजबूर बाप के नाते यहाँ आया हूँ। तो मेरे बेटे कबीर को तो जानती ही हो, थोड़ा बेफिक्र है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई जो हम उसे पूरी तरह संभाल नहीं पाए। मैं चाहता था कि वो शादी करके सुधर जाए, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी को दिल से पसंद करता होगा। विक्रम जी क्या कहना चाह रहे थे इकरा समझ नहीं पा रही थी। वो शांत होकर उन्हें सुनती रही। अगर मेरी कोई बेटी होती इकरा, तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। मैं जानता हूँ कि तुम एक बच्चे की माँ हो और तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, पर इन सब के बावजूद मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे कबीर से शादी कर लो। विक्रम जी के शब्द इकरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। वो जहाँ थी वहीं स्तब्ध रह गई। मैं जानता हूँ कि वो थोड़ा अड़ियल है, रुखाई से बात करता है, पर दिल का बुरा नहीं है। अंदर से बिल्कुल बच्चों जैसा साफ है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुझे तुम्हारे जैसी सुलझी हुई बहू मिले, पर मुझे नहीं पता था कि कबीर जिस लड़की को पसंद करता है वो तुम ही होगी। उसने साफ कह दिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। इकरा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ऐसा कैसे हो सकता था? कबीर मेहरा और वो, उनका कोई मेल ही नहीं था। लेकिन सर, ये बिल्कुल नामुमकिन है। आखिरकार इकरा के मुंह से शब्द निकले। वो विक्रम जी का बहुत सम्मान करती थी, पर उनकी ये बात उसकी समझ से बाहर थी। मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर मैं एक पिता होने के नाते तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। शायद तुम्हारा उसकी जिंदगी में आना ही उसे एक जिम्मेदार इंसान बना दे। और उसने एक बात बहुत साफ कही है कि वो तुम्हारे बेटे किशु को तुमसे कभी अलग नहीं होने देगा। उसकी शादी की पहली शर्त ही ये है कि किशु तुम्हारे साथ हमारे घर आएगा। विक्रम जी इतने भावुक होकर बात कर रहे थे कि इकरा पूरी तरह असमंजस और चिंता में घिर गई। सर, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आप मेरे लिए मेरे पिता की तरह हैं, लेकिन मैंने कभी राजवीर के अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। इकरा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। सीने में गहरा दर्द उठ रहा था। मैं समझ सकता हूँ बेटा, मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम राजवीर को भूल जाओ। तुम उनसे अपने दिल में प्यार बनाए रखो, पर क्या किसी दूसरे इंसान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हो? बस एक मौका दे दो बेटा। क्या पता तुम्हारे आने से हमारे बिखरे हुए परिवार को एक नई दिशा मिल जाए। जब तक मेरा बेटा समझदार और जिम्मेदार नहीं बन जाता, तब तक मुझे सुकून से चैन भी नहीं मिलेगा। विक्रम मेहरा जी के शब्दों में इतनी बेबसी और दर्द था कि इकरा का दिल कांप उठा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, पास ही बैठी उसकी सास सुनीता जी बात काटते हुए बोल पड़ी। आप बिल्कुल कह रहे हैं समधी जी, मैं तो इसे कब से यही समझा रही हूँ कि इसे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अभी कुछ ही दिनों पहले इसका भाई आया था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। उसे लगता है कि अपनी बहन का सौदा किसी अमीर इंसान से करके वो अपने बिजनेस में पार्टनरशिप हासिल कर लेगा।
देखिए, आज हमारी बेटी अपनों के लिए इतनी बोझ बन गई है कि उसका सगा भाई उसकी शादी को एक बिज़नेस डील समझ रहा है। लेकिन आप यहाँ एक परिवार का नाता जोड़ने आए हैं, किसी का दिल दुखाने नहीं। आप बेफ़िक्र होकर जाइए, मैं इसे समझा-बुझा कर मना लूँगी। सुनीता जी की बात सुनकर इकरा सन्न रह गई। उसने अविश्वास से अपनी सास को देखा, जिसे वो अपनी सगी माँ से बढ़कर मानती आई थी, वही आज ऐसी बातें कह रही थी। अगर वे राजवीर की माँ थी तो इकरा के लिए भी माँ के समान ही थी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? इकरा के गले से शब्द मुश्किल से निकल पा रहे थे। पूरा शरीर वेदना से कांप रहा था। सुनीता जी उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, देखो इकरा बेटा, ये समाज बहुत कठोर है और अकेली औरत को कभी सुकून से जीने नहीं देता। मैं जानती हूँ कि तुम राजवीर की धरोहर हो और हमेशा उन्हीं की रहोगी। लेकिन अगर एक लाचार पिता तुम्हारे सामने उम्मीद लेकर आया है कि तुम उनके बेटे का जीवन संवार सकती हो, तो एक स्त्री के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। और रही बात तुम्हारे भाई की, जो शादी को बिजनेस डील समझ रहा है, तो समझो कि हम उसे वही डील दे देंगे और तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। माँ जी की बातें सुनकर इकरा का सिर फटने लगा। मैंने तो अपने किशु को हमेशा यही सिखाया है कि राजवीर ही उसके पापा हैं। अब मैं किसी और को उसका पिता कैसे कहूँगी? इकरा के लहजे में बेइंतहा तकलीफ थी। सुनीता जी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। तुम किशु को यही बताना बेटा कि राजवीर उसके वो पापा हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर आसमान से उसे देख रहे हैं, और कबीर उसके वो पापा हैं जो इस दुनिया में रहकर उसकी हर कदम पर ढाल बनेंगे। लेकिन इकरा इतनी जल्दी इस कठोर सच को स्वीकार करने की हालत में नहीं थी। वो तुरंत उठी और भागकर अपने कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगा ली। उधर मेहरा मेंशन में कबीर अपने कमरे में लगातार चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसकी माँ नीलम जी दूध का गिलास लेकर कमरे में आई। उन्होंने कबीर को यूं परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है कबीर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारे पापा तो इकरा के घर बात करने गए थे ना? कबीर ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। मम्मा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी मनमर्जी की है और अपनी जिम्मेदारियों से भागा हूँ। पर पहली बार जब मैंने उस मासूम बच्चे किशु को देखा और इकरा की स्वाभिमानी आंखें देखी, तो मुझे लगा कि मुझे अब बड़ा होना होगा। अगर इकरा ने इस रिश्ते से मना कर दिया मम्मा, तो मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूँगा। नीलम जी अपने बेटे के मुंह से इतनी मैच्योर बातें सुनकर हैरान रह गई। वे समझ गईं कि अनजाने में ही सही, इकरा और उसके बेटे किशु ने कबीर के कठोर दिल को पिघला दिया था। रात के सन्नाटे में इकरा कमरे में अकेले रो रही थी। पास में नन्हा किशु बेखबर सो रहा था। इकरा ने अपने मासूम बच्चे के गालों को चूमा और राजवीर की तस्वीर को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों के सामने अपनी सास की बेबसी, पिता के आंसुओं की लाचारी और कबीर के पिता की नर्मता घूम रही थी। क्या एक माँ और बहू होने के नाते उसे अपनी खुशियों का बलिदान देना ही पड़ेगा? उसने खुद से कहा, राजवीर, मेरे दिल में सिर्फ आपका नाम रहेगा, पर अपने बेटे और इस परिवार के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। इकरा ने अपनी आंखें पोंछी और एक नया कठिन फैसला लेने के लिए खुद को मजबूत कर लिया। शाम को ही सुनीता जी ने फोन करके इकरा के भाई रोहन और भाभी को घर बुला लिया था। उनके सामने इकरा के पिता रमेश जी भी बैठे हुए थे। इकरा एक तरफ चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी बहन की शादी करानी है, पर शादी वहीं होगी जहां इकरा की सहमति होगी। इसीलिए हमने उसके लिए एक बहुत ही सम्मानित परिवार चुन लिया है। अब उम्मीद है कि तुम अपने पिता को परेशान नहीं करोगे, सुनीता जी ने गंभीरता से समझाया। रोहन ने अचरज से इकरा की तरफ देखा। क्या सच में ये शादी के लिए मान गई है? उसके चेहरे पर खुशी आ गई थी। हाँ, वो मान गई है, लेकिन वो तुम्हारे बताए किसी कारोबारी से शादी नहीं करेगी। वो वहाँ शादी करेगी जहाँ उसकी और इस परिवार की भलाई होगी। सुनीता जी के लहजे में कड़ापन था। भले ही वह इकरा की सगी माँ नहीं थी, पर उन्होंने उसे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर माना था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर लेती कि इकरा का सगा भाई उसकी शादी को एक बिजनेस डील की तरह इस्तेमाल करे। देखो रोहन, तुम इसके सगे भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बातें सुन लेती हूँ, पर याद रखना, अगर मैं अपने शहीद बेटे राजवीर की माँ बनने पर आ गई, तो तुम मेरी बातें सही नहीं कर पाओगे। मैं एक देशभक्त शहीद की माँ हूँ, तो इकरा उस शहीद की पत्नी है।
किसी के संयम की परीक्षा उतनी ही लेनी चाहिए जितनी वो सह सके। प्लीज़ कृपा करके अपने पिता से सारे मनमुटाव ख़त्म करो और उन्हें चैन से जीने दो। इकरा की शादी अगले हफ्ते ही होगी। अगर दिल करे तो बहन के सिर पर हाथ रखने आ जाना, वरना तुम्हारी मर्ज़ी। सुनीता जी ने बात आगे बढ़ाना सही नहीं समझा और इतना कहकर उठ गई। रात के आखिरी पहर में इकरा बिस्तर पर लेटी अपने सीने से राजवीर की तस्वीर लगाए रो रही थी। 28 साल के राजवीर, सादगी और शराफत की मिसाल। कबीर भी काफी आकर्षक था, पर इकरा के दिल में तो सिर्फ राजवीर बसा था, और जब दिल में एक बार कोई बस जाए तो उसे निकाला नहीं जा सकता। उसने आदर और प्यार से राजवीर की तस्वीर को छुआ। पुलिस की वर्दी में वे कितने रौबदार और प्यारे लग रहे थे। मुझे माफ कर देना राजवीर, मुझे लगता है जैसे मैं आपसे किया वादा तोड़ रही हूँ। पर माँ जी कहती हैं कि जब किशु बड़ा होगा तो उसके मन में पिता का साया न होने का खालीपन बढ़ता जाएगा। उसे भी एक पिता के मार्गदर्शन की जरूरत होगी। और विक्रम सर कहते हैं कि उनका बेटा हमारे किशु को अपने बच्चे की तरह प्यार देगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने बेटे को उस अकेलेपन में जीने दूं? उसने एक नज़र सोए हुए नन्हे किशु पर डाली और फिर तस्वीर से सवाल करने लगी। मैं तो पूरी जिंदगी आपकी होकर ही रहना चाहती थी। मैं कभी किसी और को वो जगह नहीं दे पाऊंगी जो आपकी है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा दिल हमेशा आपका ही रहेगा, पर यह समाज अकेली औरत को शांति से रहने नहीं देता। कभी कभी परिस्थितियों के सामने झुकना पड़ता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राजवीर। तेज होती सांसों के साथ इकरा रो पड़ी। उसके दिल में अजीब सा दर्द उमड़ रहा था। इकरा ने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। सुनीता जी ने शादी बहुत ही सादगी से करने की बात कही थी। उधर कबीर तो जैसे खुशियों से भरा हुआ था कि इकरा ने शादी के लिए हाँ कर दी। वो खुद भी हैरान था, पर उसके मन में उस छोटे बच्चे किशु के लिए एक अजीब सा गहरा लगाव पैदा हो चुका था। शादी बिल्कुल सादगी से संपन्न हुई। इकरा हर वक्त चुपचाप सोच में डूबी रहती। सुनीता जी ने उसे पूरा समय दिया कि वो इस नए रिश्ते को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कर सके। ये पूरा हफ्ता इकरा के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सादगी के साथ रस्में पूरी हुई और इकरा अब कबीर मेहरा की जीवन संगिनी बन गई। शादी के बाद इकरा अपने कमरे में सामान समेटने लगी। माँ जी, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, उसने सुनीता जी को देखते हुए कहा। बेटा, कैसी बातें कर रही हो? शादी के बाद बेटियां अपने नए घर में ही अच्छी लगती हैं। मैं यहाँ आराम से रहूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन इकरा उन्हें अकेले छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने सारे कपड़े पैक किए और सबसे ऊपर राजवीर की तस्वीर रखी। बैग की जिप बंद करके वो दृढ़ता के साथ कमरे से बाहर निकली। बाहर कबीर, विक्रम मेहरा जी और नीलम जी बैठे हुए थे। सर, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, इकरा ने विक्रम जी से कहा। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? विक्रम जी तुरंत अपनी जगह से उठे। कबीर की नज़र इकरा पर पड़ी। साधारण हल्के सुनहरे काम वाले क्रीम रंग के सूट में वो बेहद सादगी भरी लग रही थी, पर उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी फैली थी। सर, मैं अपनी माँ को इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं ही इनका एकमात्र सहारा हूँ। राजवीर जाने से पहले अपनी माँ को मेरे भरोसे छोड़ गए थे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी माँ जी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, वरना मैं यहीं रहूँगी। इकरा का लहजा एकदम साफ और अड़ा हुआ था। कुछ पलों के लिए विक्रम जी और कबीर की नज़रें मिली। कबीर ने तुरंत अपने पिता को हाँ में सिर हिलाकर इशारा किया। विक्रम मेहरा जी के चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान आ गई। ठीक है बेटा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वे भी हमारे साथ ही चलेंगी। उनकी बात सुनते ही इकरा का मन शांत हुआ। वो वापस कमरे में गई और जल्दी से सुनीता जी का सामान पैक करने लगी। इकरा बेटा, ये सही नहीं लगता, मैं वहाँ कैसे रहूँगी? सुनीता जी झिझकती हुई बोली। आप क्यों नहीं जाएंगी माँ जी? आप मेरी माँ हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी सगी माँ गुजर गई थी। मैंने माँ का प्यार नहीं देखा था। आपने ही मुझे सिखाया कि माँ क्या होती है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैंने आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया तो भगवान के सामने मैं राजवीर को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने उनकी माँ का ध्यान नहीं रखा। मुझे राजवीर के सामने गुनहगार मत बनाइए। इकरा की बात सुनकर सुनीता जी की आंखें भर आई। इकरा ने दोनों बैग उठाए और बाहर आ गई। जब सब लोग बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़े तो नन्हा किशु इकरा का पल्लू पकड़कर थोड़ा सहमा हुआ खड़ा था। इतने बड़े घर के लोगों को देखकर वो थोड़ा झिझक रहा था। कबीर तुरंत आगे बढ़ा।
वो घुटनों के बल किशु के सामने बैठा और जेब से एक सुंदर सी खिलौना कार निकालकर किशु की ओर बढ़ाई। अरे दोस्त, इतने उदास क्यों हो? अब तो हम रोज साथ में कार रेस खेलेंगे। किशु की गोल गोल आंखों में चमक आ गई। उसने कबीर की तरफ देखा और तोतली बोली में बोला, सच्ची बीर अंकल, बिल्कुल पक्की वाली बात। कबीर ने मुस्कुराते हुए किशु को अपनी गोद में उठा लिया। इकरा ने चुपचाप कबीर और अपने बेटे की इस बॉन्डिंग को देखा। उसके मन में एक हल्की सी राहत उमड़ी, पर आंखों में राजबीर की यादों की नमी अभी भी बाकी थी। सब लोग मिलकर मेहरा मेंशन की तरफ रवाना हो गए। इकरा को आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वर्गीय पति राजबीर की ही चिंता थी। कमरे के दरवाजे पर खड़े कबीर के चेहरे पर एक दर्द भरी पर सच्ची मुस्कान उभर आई। वो वाकई राजबीर से बेहद प्यार करती थी। ये बात कबीर पर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। कहते हैं ना, इंसान अपने जीवन के पहले सच्चे प्यार को कभी नहीं भूल पाता। उनका सारा सामान समेटकर, उन्हें साथ लेकर और उस छोटे से घर के दरवाजे पर ताला लगाकर वे सब मेहरा मेंशन पहुंच चुके थे। कबीर गाड़ी चला रहा था और इकरा उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसकी गोद में नन्हा किशु सो रहा था। इकरा के दिल में एक अजीब सा डर हावी हो रहा था। क्या इतने बड़े आलीशान बंगले में जाने के बाद किशु को मुझसे अलग कर दिया जाएगा? क्या मैं अपने बेटे को अपने पास रख पाऊंगी? उसने डर के मारे अपने बेटे को कसकर अपने सीने से लगा रखा था। किशु भी मुस्कुराता हुआ कबीर से न जाने क्या क्या बातें कर रहा था, पर इकरा का ध्यान कहीं नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो वो पल घूम रहे थे जब वो राजबीर की पत्नी बनकर उसके छोटे से घर में आई थी। वो छोटा सा घर जरूर था, पर वहाँ असीम शांति और सुकून था। सोचते सोचते गाड़ी मेहरा मेंशन के सामने आकर रुक गई। कबीर ने गाड़ी पार्क की, बाहर निकला और इकरा की तरफ का दरवाजा खोला। किशु ने इकरा का पल्लू खींचा तो वो होश में आई। मम्मा चलो, नया घर आ गया। इकरा ने हैरानी से बाहर देखा। सामने रोशनियों से जगमगाता मेहरा मेंशन अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। उलझे हुए मन से सिर हिलाती हुई वो किशु को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी, पर इससे पहले ही कबीर ने आगे बढ़कर किशु को अपनी बाहों में उठा लिया। चलो दोस्त, हम दोनों चलते हैं। इतना कहकर कबीर ने अपना एक हाथ इकरा की तरफ बढ़ाया, उसे गाड़ी से बाहर निकलने में सहारा देने के लिए। इकरा ने एक पल के लिए कबीर के हाथ को देखा। अचानक समय जैसे सालों पीछे चला गया। इकरा की आंखों के सामने राजबीर मुस्कुराते हुए अपना हाथ फैलाए खड़ा था। इकरा अतीत की यादों में खो गई और अपने सामने राजबीर को देखते हुए उसने कबीर की हथेली पर अपना हाथ रख दिया। कबीर को अचरज हुआ कि इकरा ने इतनी आसानी से उसका हाथ थाम लिया। वो कहाँ जानता था कि इकरा ने तो उसे राजबीर समझकर हाथ थाम लिया था। चले, कबीर की हल्की आवाज से इकरा चौंकी। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, पर कबीर की पकड़ में हल्का सा समर्पण और मजबूती थी। बेबस से इकरा अपनी जिंदगी को अतीत और वर्तमान के बीच झूलते हुए महसूस कर रही थी। वह सब हॉल में अंदर आए। कबीर बेटा, तुम इकरा को इसके कमरे में ले जाओ, वो सफर से काफी थक गई होगी, नीलम जी ने प्यार से कहा। किशु बेटा, आओ अपनी दादी के पास। नीलम जी, इकरा की सास ने किशु को पुकारा। ये सुनते ही इकरा का दिल कांप उठा। उसने डर कर किशु को अपने और करीब कर लिया, जो कबीर की गोद से उतरकर नीचे खड़ा हो चुका था। कबीर ने एक पल के लिए इकरा के उड़ते हुए रंग को देखा। इकरा के चेहरे का डर देखकर कबीर के दिल में गहरी ठेस पहुंची। उसने तुरंत नीलम जी से कहा, माँ जी, बुरा मत मानिएगा, पर किशु अपनी मम्मा के साथ ही रहेगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बेटे को उसकी माँ से अलग करे। कबीर के मुंह से मेरा बेटा शब्द सुनकर इकरा स्तब्ध रह गई। वह विश्वास से कबीर को देखने लगी। शादी के कुछ ही घंटों बाद इस इंसान ने किशु को पूरे हक के साथ अपना बेटा मान लिया था। इकरा के मन में एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ी, गुस्सा, अचरज, दुख और घबराहट। क्या मेरा बेटा इस इंसान को पापा कहेगा? क्या वो अपने असली पिता राजबीर को भूल जाएगा? वो कभी नहीं चाहती थी कि किशु राजबीर को भूले, क्योंकि उसकी असली पहचान ही राजबीर का बेटा होना था। ठीक है कबीर बेटा, तुम लोग ऊपर जाओ। विक्रम मेहरा जी ने मुस्कुराते हुए माहौल को सहज बना दिया। चलो दोस्त, ऊपर चलते हैं। कबीर ने एक बार फिर किशु को अपनी गोद में उठा लिया। किशु भी खुश होकर चहक पड़ा। बीर अंकल, क्या हम सब एक ही कमरे में रहेंगे? कबीर ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल, अब तो हम पक्के बेस्ट फ्रेंड और फैमिली हैं। कबीर बेहद खुश था। उसे किशु से एक अजीब सा आत्मिक लगाव हो गया था।
शायद कबीर पहला ऐसा इंसान था जिसने इस छोटे से मासूम बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल ली थी। वो सबको एहसास दिलाना चाहता था कि किशु उसका अपना बेटा है। कबीर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा तो इकरा भी बेबसी में उनके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। कबीर कमरे में दाखिल हुआ और उसने किशु को नीचे उतार दिया। किशु उत्सुकता से विशाल कमरे को देख रहा था। इकरा धीमी चाल से अंदर आई और झिझकते हुए बेड के कोने में बैठ गई। वो बेहद असहज थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। कबीर ने जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया। चलो किशु, यहाँ आओ। कबीर ने बेड के दूसरे किनारे बैठकर किशु को पास बुलाया। फिर कबीर ने इकरा की तरफ देखा और बेहद सम्मानजनक लहजे में कहा, आपको अब आराम करना चाहिए, आप दिन भर से बहुत परेशान हुई हैं। इकरा विश्वास से कबीर को देखने लगी। ये कहीं से भी वही घमंडी और अड़ियल कबीर मेहरा नहीं लग रहा था जो ऑफिस में हुक्म चलाता था। कबीर ने इकरा को खोया खोया देखा तो उसने हल्की से चुटकी बजाई। आप ठीक तो हैं? मैं आपसे ही कह रहा हूँ। इकरा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने कमरे की तेज लाइटें बंद करके डिम लाइट जला दी और बेड के दूसरे किनारे जाकर लेट गया। इकरा संकोच से बेड पर लेट गई। वो जानती थी कि अब वही उसकी नियति है। कबीर किशु के बिखरे बालों में प्यार से उंगलियां फेर रहा था। अच्छा किशु, ये बताओ कि किशु अपने फ्रेंड के पास सोएगा या मम्मा के पास? क्या बीर अंकल और मम्मा हमेशा किशु के साथ इसी कमरे में सोएंगे? किशु ने मासूमियत से पूछा। ये सुनते ही इकरा का दिल तड़प उठा। इससे पहले कि कबीर कुछ बोलता, इकरा झटके से उठकर बैठी। किशु, इधर आओ, मम्मा के पास लेटो। इकरा के लहजे में कड़कपन था। किशु और कबीर दोनों ने हैरानी से इकरा को देखा। किशु चुपचाप उठकर अपनी मम्मा के बगल में लेट गया। इकरा दोबारा लेट गई और किशु के बालों में उंगलियां चलाने लगी। उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसका बेटा राजवीर के अलावा किसी और को पिता का दर्जा दे। किशु के बालों को सहलाते सहलाते इकरा कब गहरी नींद में सो गई उसे पता ही नहीं चला। रात के सन्नाटे में डिम लाइट की हल्की रोशनी में कबीर ने देखा कि इकरा और किशु दोनों सो चुके हैं। कबीर उठकर धीरे से उन दोनों के पास आया। इकरा गहरी नींद में थी। उसके माथे पर बालों की कुछ आवारा लटें बिखरी हुई थी जो उसकी पलकों को छू रही थी। कबीर ने खुद को रोकने की कोशिश की पर उसकी उंगलियां खुद ब खुद आगे बढ़ी। कबीर ने बेहद नजाकत और नरमी से इकरा के गालों को छूती हुई उन जुल्फों को उठाकर उसके कान के पीछे कर दिया। इकरा का खूबसूरत, मासूम और शांत चेहरा देखकर कबीर का दिल प्यार और सम्मान से भर गया। कबीर के होंठों पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान उभरी। वो धीरे से झुका और उसने बेहद नजाकत से पहले इकरा के माथे पर अपने होंठ रख दिए और फिर सोए हुए किशु के माथे को चूम लिया। वो मन ही मन फुसफुसाया, मैं जानता हूँ इकरा, तुम्हारे दिल में जगह बनाने में मुझे वक्त लगेगा, पर वादा करता हूँ धीरे धीरे मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए वो सच्चा प्यार जगा कर रहूंगा। कबीर बालकनी में जाकर खड़ा हुआ और रात के तारों को देखने लगा। कबीर मेहरा जैसे बेफिक्र इंसान को सुधारने वाली अगर कोई थी तो वो इकरा ही थी। कबीर जानता था कि अभी उनके बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत होनी बाकी थी और वो इस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाएगा। समय का काम था बीतना और देखते ही देखते कुछ और दिन बीत गए। एक दिन इकरा ड्रेसिंग रूम में अलमारी खोली अपने स्वर्गीय पति राजवीर की तस्वीर देख रही थी और उस पर धीरे धीरे हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसके और कबीर के बीच अभी भी एक मर्यादा और झिझक वाली दूरी बनी हुई थी, पर कबीर और नन्हा किशु अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। विक्रम जी के प्यार से समझाने पर किशु ने कबीर को डैडी कहना भी शुरू कर दिया था। विक्रम जी ने एक दिन किशु से प्यार से पूछा था, बेटा तुम कबीर को पापा क्यों नहीं कहते? क्योंकि मेरे पापा तो पुलिस की वर्दी पहनकर भगवान जी के पास चले गए हैं, तो ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? उस नन्हे बच्चे ने मासूमियत से पूछा था। विक्रम जी मुस्कुरा दिए, बेटा वो तुम्हारे पापा थे जो आसमान से तुम्हें देख रहे हैं और ये तुम्हारे डैडी हैं जो धरती पर रहकर तुम्हारी ढाल बनेंगे। जिस तरह तुम अपने पापा के बेटे हो उसी तरह अब तुम अपने डैडी के भी प्यारे बेटे हो। उस दिन के बाद से किशु ने धीरे धीरे कबीर को डैडी कहना सीख लिया था। हालांकि वो इकरा के सामने कबीर को डैडी नहीं कहता था क्योंकि वो जानता था कि ऐसा सुनकर उसकी मम्मा का दिल दुखेगा। अचानक ही कबीर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर आकर रुका तो उसकी नज़र इकरा पर पड़ी।
वो रो रही थी। इकरा के होठों से बहुत ही दर्द भरे शब्द निकल रहे थे। मैं कैसे किसी दूसरे इंसान के साथ राजवीर जैसी सच्चाई निभा सकती हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। दर्द में डूबे ये शब्द सुनकर कबीर के सीने में जैसे गहरा कांटा सा चुभ गया। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही इकरा चौंकी। उसने चेहरा मोड़कर देखा तो सामने कबीर किसी मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़ा था। इकरा संकोच से भर गई। उसने झट से अपने आंसू पोंछे, राजवीर की तस्वीर को कपड़ों के नीचे छुपाया और अलमारी बंद कर दी। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, कबीर ने आगे बढ़कर धीरे से उसकी कलाई थाम ली। इकरा ने चौंककर अपनी कलाई कबीर की पकड़ में देखी। कबीर के होंठ कांप रहे थे। मैं जानता हूँ इकरा कि मैं कोई अफसर राजवीर नहीं हूँ और ना ही मैं कभी उनके जैसा बन सकता हूँ। वे बहुत महान थे, उनका स्थान बहुत ऊंचा है। मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। कबीर की आवाज में गहरा दर्द था। उसने इकरा की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं आपसे तुरंत प्यार की मांग नहीं करता इकरा, पर मैं सच्चे दिल से किशु को अपना बेटा मानता हूँ और उससे प्यार करता हूँ। आप भी मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में पसंद हैं। मैं जानता हूँ आपके लिए ये आसान नहीं है, पर एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। प्यार मत दीजिएगा, बस एक सच्चे साथी का साथ दे दीजिए। इकरा विश्वास से कबीर का चेहरा देख रही थी, जिसकी आंखें अपनी भी नम थी। मैं आपका सच्चा साथी बनना चाहता हूँ, आपकी तकलीफ़ों को बाँटना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ़ एक मौका दीजिए, मैं आपको एक बेहतर इंसान बनकर दिखाऊँगा और किशु को कभी महसूस नहीं होने दूँगा कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ। उसे वो सारा प्यार दूँगा जो वो डिज़र्व करता है। इकरा शांत खड़ी कबीर को देख रही थी। कबीर ने बिना कुछ कहे बेहद नज़ाकत और सम्मान के साथ आगे बढ़कर इकरा को अपने गले से लगा लिया। इकरा के पूरे वजूद में एक अजीब सी शांति और सुकून उतर गया। कबीर ने प्यार से इकरा के बिखरे बालों में अपनी उंगलियां फेरी और अपनी ठोड़ी उसके सिर पर रख दी। इकरा को लगा कि वो शायद अपने पैरों पर संभल नहीं पाएगी, इसीलिए उसने धीरे से कबीर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और उसके सहारे कबीर के सीने से लगकर खड़ी हो गई। कबीर के होंठों पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आ गई। मम्मा, डैडी। इससे पहले कि वे कुछ कहते, अचानक ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़े किशु की आवाज़ सुनकर दोनों का ध्यान भटका। इकरा झेप गई और कबीर की गिरफ्त से पीछे हटी, पर आज इतने दिनों बाद इकरा का दिल अंदर से शांत था। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। बेशक कबीर राजवीर की जगह नहीं ले सकता था, पर वो इतना बुरा भी नहीं था कि इकरा उसके साथ अपनी जिंदगी न बिता सके। कबीर ने झुककर किशु को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके दोनों गालों को चूम लिया। इकरा ने देखा कि कबीर किशु को कितना सम्मान और बेपनाह प्यार दे रहा था। और सच ही तो है, सच्चे रिश्ते की पहली सीढ़ी सम्मान ही तो होती है। कबीर ने साबित कर दिया था कि जहाँ सम्मान और आदर हो, वहाँ प्यार खुद ब खुद जन्म ले लेता है। इकरा को एहसास हुआ कि कबीर के इस सम्मानजनक व्यवहार में कहीं न कहीं राजवीर की ही झलक दिखाई देती है। इकरा के उस घर में आने के बाद कबीर पूरी तरह बदल चुका था। वो अपने डैड विक्रम जी से सम्मान से बात करने लगा था और रोज समय पर ऑफिस जाकर अपने प्रोजेक्ट संभालने लगा था। मेहरा मेंशन के विशाल आंगन में शाम की चाय के वक्त विक्रम जी और नीलम जी बालकनी में खड़े थे। नीचे लॉन में कबीर किशु को अपनी पीठ पर बैठाकर घोड़ा घोड़ा खेल रहा था और इकरा उन दोनों को देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। विक्रम जी ने नीलम जी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा नीलम, एक सुलझी हुई और स्वाभिमानी स्त्री जब परिवार में आती है तो घर को खुशियों से भर देती है। आज हमारे कबीर को उसकी सही राह मिल गई है। कबीर ने इकरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में इकरा के लिए अपार सम्मान और प्यार था। इकरा ने भी अपनी मध्यम मुस्कान से स्वीकार कर लिया था कि जिंदगी अब एक नए और खूबसूरत मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांटिक नॉवेल के साथ।